हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस फॉर साइंस का चैप्टर क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिवीजन नोट्स वाला ये वीडियो होने वाला है। इस अंत तक देखिएगा तो आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सिंस अर्लियर टाइम्स हम लोग जानते थे कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन हमें पता चला कि हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, वो सब किससे मिलकर बनी है? एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हमने बोला एटम। चलिए बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। वी कैन नॉट सी ए एटम बाय नेकेड आइज। इतना छोटा होता है कि इवन अब माइक्रोस्कोप से भी इसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत स्मॉल होता है, लगभग लगभग 10⁻⁻10 मीटर। बहुत छोटी वैल्यू है। The particles of matter are continuously moving as they are passes kinetic energy. With the increase the temperature, kinetic energy of the particle also increases. Particles जो होते हैं वो continuously move करते रहते हैं। ठीक है, सॉलिड के थोड़ा कम करते हैं, लिक्विड के उससे ज़्यादा करते हैं, और गैस के आपको पता ही होगा। गैस के तो एक अगर आप वॉल्यूम में रख दें तो एक छोटी सी जगह में अगर आप गैस छोड़ दें तो दूसरी जगह में भी वो गैस पहुंच जाती है, तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आपने चैप्टर पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की चलने की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलिए डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर। ठीक है, जिगजैग मोशन होता है इनका, ट्रेवल करते रहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्राउनी मोशन। ठीक है, जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक है, ये जिगजैग मोशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम ब्राउनी मोशन। अगर इंटरमिक्सिंग हो जाए किसी भी दो टाइप ऑफ मैटर की तो उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा आपकी जो भी घर में धुलाई होती है तो उसमें कपड़े में आपने देखा होगा व्हाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उसमें वाटर में क्या मिलाया जाता है? नील मिलाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता? ठीक है, तो उस नील के पैकेट से हम लोग नील डालते हैं। तो देखा होगा आपने ऊपर की जो ऊपर का सरफेस होता है उसी के ऊपर हम नील डालते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, पूरे पानी में वो धीरे धीरे मिक्स हो जाता है, यानी इंटरमिक्सिंग हो जाती है वाटर की प्लस नील की। ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम? डिफ्यूजन बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, वही है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। ये भी अब बात याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो जैसे चीनी को घोलना हो पानी में, ठीक है, ये भी इंटरमिक्सिंग ही है। तो देखा होगा धीरे धीरे चीनी जो है वो पानी में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप गर्म करके पानी को चीनी मिलाते हैं तो बहुत जल्दी वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इससे हमें पता भी लग जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। चलिए अब समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर जो है उनके बीच में स्पेस होता है। किन्हीं भी दो मैटर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होगा, चाहे वो 10⁻⁻10 हो चाहे 10⁻⁻15 हो। ठीक है, कितना भी हो लेकिन होगा जरूर। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होगा, वो हमें दिखता नहीं है, वो अलग बात है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स, दो पार्टिकल्स के, दो एटम्स के बीच में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, हमेशा वो मूव करते रहेंगे। ठीक है, कभी भी स्थिर नहीं रहते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑफ स्मॉल साइज, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, इन्हें हम नेकेड आइज या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, अब जनरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम मैटर को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और भी स्टेट्स होती हैं लेकिन अभी हमें 9th क्लास में सिर्फ इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉलिड स्टेट।
द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। देखिए सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्पेस नहीं होगा, ठीक है। हालांकि बहुत कम स्पेस होता है लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल ही मानते हैं, ठीक है। एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, देखा इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग। अब बीच में गैप नहीं है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है लिक्विड से और गैस से। सॉलिड्स मेंटेन देयर शेप इवन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सॉलिड जो है वो एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई किया जाए तो वो भी अपनी शेप चेंज इजीली नहीं करते। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हम, ठीक है। बिल्कुल कंप्रेस हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता नहीं है। दबाएंगे तो उनके बीच में स्पेस नहीं होगा तो वो दबेंगे ही नहीं, ठीक है। और दबेंगे नहीं तो मतलब इनकम्प्रेसिबल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो लेस होगी, जब बिल्कुल पास पास होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो इनका जो जिगजैग मोशन होगा वो भी बहुत कम होगा, ठीक है। अब कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी चलने की वजह से ही होती है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस एंड सॉलिड हैव एन ऑर्डरली अरेंज। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। देयरफॉर सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, तभी इनका फिक्स्ड शेप होता है और इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग देख लीजिए इतना, ठीक है, लगभग इतना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनके बीच में हल्का सा गैप रहता है, ठीक है। इसलिए इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सॉलिड से कम होता है, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स इन अ फिक्स्ड पोजीशन। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से तो कम होता है लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि अपनी पार्टिकल्स को कहीं भी फ्रीली मूव करने दें, ठीक है। तो इनका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है लेकिन इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है। तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है कि ये अपने जो पार्टिकल्स हैं, जैसे वाटर है तो वाटर अपने पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड टेक अप शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। जिस कंटेनर में वो डाले जाते हैं उसी की वो शेप गेन कर लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। दस लिक्विड है एब्सोल्युटली अरेंज्ड ऑफ अ पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। लेस ऑर्डर्ड होते हैं ये इनके पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बस कुछ लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। वाटर कंप्रेसिबल नहीं होता वैसे तो। नेक्स्ट गैसियस स्टेट। द पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसे अगरबत्ती आप घर में जलाते हैं किसी कोने में तो पूरे में महक फैल जाती है, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दे हैव अ वेरी डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कोई ऑर्डर नहीं होता कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल होता ही है, हेंस द पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ भी नहीं पाते। गैस दस कैन मिक्स और डिफ्यूज इन वन अनदर, तो इजीली डिफ्यूज भी हो जाती है। आपने देखो बहुत सारा गैप होता है तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इंटरमिक्सिंग होती है वो बड़ी इजीली हो जाती है, तो उनका जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है बहुत ईजी होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब कोई होल्ड नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत कम होगा, तो जो एटम्स होंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। दे मूव विद अ हाई स्पीड इन अ डायरेक्शन एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑन दिस कंटेनर। और जिस कंटेनर में भरे होंगे उस पर वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए, गैस नाइदर हैव ए डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, ये हम जानते हैं, ठीक है। गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, बहुत इजीली इनको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है तो आपने देखा होगा एलपीजी में काफी गैस आती है,
ठीक है, करीब 14 से 15 kg हम गैस उसमें भर पाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा गाड़ियाँ जब चलती हैं तो उनमें CNG सिलेंडर्स होते हैं, उसमें भी 7 से 8 लीटर गैस भर सकते हैं, ठीक है, एक छोटे सिलेंडर में। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में, एंड वाइस वर्सा, गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में। इसी को बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर, वही मैं बता रहा हूं, अपनी ओरिजिनल स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में चेंज करना को ही हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे वाटर को देखिए तो सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, वो आइस की फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में भी रहता है वाटर की फॉर्म में, और गैसियस स्टेट में भी रहता है वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है, ये तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या है, टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें एनर्जी ब्रेक डाउन करने लगती है, और जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। अब दूर दूर हो जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाएगा, और वीक होने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है, जो जो आपका पार्टिकल्स है वो फ्री हो जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और वो फिर इतना दूर दूर हो जाएंगे कि जो सॉलिड है वो ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग, और वो पॉइंट जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, लगभग 0 डिग्री के आसपास ही ये वैल्यू होती है। 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जो सॉलिड है आइस वो पिघलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, तो यही इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और आप जानते भी होंगे कि जो 0 डिग्री है उसको ही हम 273.16 यानी 15 बोलते हैं केल्विन, ठीक है, 16 का मतलब इससे जस्ट ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर ही जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट कर देगी। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ स्टेट इज लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग में डिफरेंस है, मेल्टिंग एक प्रोसेस है जबकि मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन से पहले हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग ही होती है, तो मेल्टिंग में लेटेंट हीट भी एक टॉपिक है। द हिडन हीट, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आइस का ये एक सॉलिड टुकड़ा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर में, लेकिन जब आप वाटर का टेम्परेचर जब चेक करेंगी, वाटर का जब आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब ये कैसे हुआ, ये तो सॉलिड तो आइस हो सकती है 0 डिग्री पे, लेकिन वाटर भी हो सकता है, तो फिर जो एनर्जी हम दे रहे हैं इसको, यानी जो एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, तो वो एनर्जी जा कहाँ रही है, बेसिकली जो एनर्जी जा रही है वो स्टेट को चेंज करने में जा रही है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर तो राइज हो नहीं रहा, आइस का जो टेम्परेचर था वही वाटर का टेम्परेचर है पिघलने के बाद, तो फिर ये जो जो एनर्जी हमने दी है आइस को पिघलाने के लिए या एटमॉस्फेयर से उसने जो गेन की है एनर्जी, तो ये जो एनर्जी जा कहाँ रही है, ठीक है, तो ये एनर्जी बेसिकली स्टेट को चेंज करने में जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट, ठीक है। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही बोल रहा हूं मैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जो हीट जा रही है, ठीक है, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, और ये एक हिडन हीट होती है, ठीक है, इसी को हम लेटेंट हीट भी बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, अगर आप 1 kg आइस ले लें, ठीक है, और 1 kg आइस को अगर आप पिघलाने में सॉलिड से लिक्विड में आप जितना एनर्जी उसको देंगे वही उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेगी, ठीक बोली जाएगी, ठीक है। अगर आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, तो आप जितनी हीट उसको प्रोवाइड करेंगे सॉलिड को वही क्या कहलाएगी, उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg एक स्टैंडर्ड बना दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। देखिए जैसे मेल्टिंग था वैसे ही लिक्विड के लिए जब वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि बल्क फेनोमेना होता है बॉइलिंग। मतलब क्या है बल्क का? देखिए जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पूरा पानी एक साथ मॉलिक्यूल जो है यहाँ से एनर्जी पाके ऊपर जाता है ऐसे करके, तो पूरे सिस्टम में हलचल मचती है, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो कंज्यूम करता है एनर्जी को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिकल्स कर रहे हैं कुछ पार्टिकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर सबका बराबर होता है, यानी बल्क फेनोमेना है, पूरे सिस्टम से एनर्जी जो है तो इवेपोरेट हो रही होती है। ठीक है, इसको हम बल्क फेनोमेना बोलते हैं। ठीक है, और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको कन्वर्ट करें केल्विन में तो आपको जानते होंगे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 273 आप ऐड कर देंगे। जब आप 100 में 273 ऐड करेंगे तो ये आएगा 373 केल्विन। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? तो वही हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, 1 केजी लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब आप उसको लिक्विड से वेपर फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है, वही क्या कहलाएगी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 केजी ऑफ लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो कहलाएगी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोसेस इन विच गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड लिक्विफिकेशन। अगर कोई गैस कूल होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। तो होती कैसे है? देखिए गैस के पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, ठीक है, जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाएगा, और कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किनका होता है? लिक्विड का। तो ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं या लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस। अगर आप सीधे सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट कर दें किसी भी सॉलिड को, जैसे कैम्फर होता है, ठीक है, कपूर घरों में जलाते हैं, तो सीधा वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ना जाके सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थलीन बॉल भी एग्जांपल है, जो कपड़ों में नेफ्थलीन बॉल रखते हैं वो भी आपने देखा होगा, कपड़ों में धीरे धीरे सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और वाइस वर्सा, अगर आप गैस को भी सीधे सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे तो वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस ही कहलाता है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड इज फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड किसमें स्टार्ट हो जाए? सॉलिड में स्टार्ट हो, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड वाटर का। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ठीक है, जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंज इन द स्टेट ऑफ ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हीट होती है वो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में उस टाइम यूज हो रही होती है, टेम्परेचर राइज नहीं होता। ठीक है, इसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड नोन एज लेटेंट हीट। वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैज मोर एनर्जी। तभी आपने देखा होगा कि वाटर एट सेम टेम्परेचर 373 केल्विन हैज मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, बिकॉज एक्चुअली वाटर वेपर एट 370, जो गैस होती है, भाप जो होती है, उस पर ज़्यादा एनर्जी होती है एट सेम टेम्परेचर देन वाटर। ठीक है, कभी भी बोलते हैं जैसे भाप से जलना ज़्यादा पीड़ादायक होता है या वाटर से, तो जो भाप होती है उससे जो
कष्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो लेटेंट हीट है, उसके अंदर जो लेटेंट हीट है, एक्चुअली देखिए होता क्या है, वाटर जब कन्वर्ट होता है तो वो टेम्परेचर तो राइज नहीं करता, ठीक है, और टेम्परेचर राइज नहीं करता तो उसकी जो एनर्जी है वो बेसिकली जा किस में रही है, उसकी एनर्जी जा रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, ठीक है, और वो स्टीम में कन्वर्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, वाटर के पास या स्टीम के पास? ऑब्वियसली स्टीम के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी लेटेंट हीट की फॉर्म में, ठीक है। सो इट इज मोर सीवियर टू बर्न स्टीम देन वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है उतना दिक्कत नहीं देगा जितना स्टीम देगी। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, गैस कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर। गैस को आप दबाते रहिए दबाते रहिए दबाते रहिए, ठीक है, मॉलिक्यूल पास आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करके भी कर सकते हैं आप ये काम, ठीक है। प्रेशर को अप्लाई, प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को गिरा के आप गैस को लिक्विफाई कर सकती हैं। व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर द गैस इज लिक्विफाइड, ठीक है। धीरे धीरे कंप्रेस करने पर क्या होता है, टेम्परेचर अगर लोअर है तो हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। सॉलिड जो CO2 है उसको हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में। आपने देखा होगा शादियों में जो धुआं सा होता है व्हाइट कलर का, वो सॉलिड CO2 होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atmospheric without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इवेपोरेशन, देखिए वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना एट बॉइलिंग पॉइंट इट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेपोराइजेशन। लेकिन ये काम बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी होता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने फर्श पे पानी फैला दिया, ठीक है, फर्श पे आपने पानी गिरा दिया तो कुछ देर बाद वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्चुअली वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा पोखर या तालाब या पॉन्ड जो आसपास आपके होते हैं तो उनका पानी भी धीरे धीरे गर्मियों में इवेपोरेट होता है। तो क्या वो बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाता। तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना, जबकि वेपर वाटर वेपर में कन्वर्ट होना बॉइलिंग पॉइंट पर वो एक बल्क फेनोमेना है। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, ठीक है, जबकि इवेपोरेशन इज द सरफेस फेनोमेना। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो ये मैं बच्चों को बहुत बार बताता हूं कि कपड़े सुखाने वाला एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए। कपड़े सुखाने वाले एग्जाम्पल से आप फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। कपड़े सुखाने में हम करते क्या है, कपड़े जब मम्मी सुखाती हैं तो फैला के सुखाती हैं, तो इसका मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा कपड़ा उतनी जल्दी ज़्यादा सूखेगा और इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, नंबर एक। तो एरिया ज़्यादा होगा कपड़े का तो वो जल्दी सूखेगा, तो यही हो गया पहला फैक्टर कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने देखा हो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो गर्मियों में कपड़े इसलिए जल्दी सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तभी आपने देखा होगा कपड़े धूप में सुखाए जाते हैं, ठीक है, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इसके बाद डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, आपने देखा होगा बरसात में कपड़े नहीं सूखते, बरसातों में कपड़े इसलिए नहीं सूखते क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, तो ह्यूमिडिटी जब होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है। देखिए कपड़े सुखाने से ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा अगर मान लो गर्मियों में धूप जैसे निकलती है लेकिन सर्दियों में नहीं निकलती, तो सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में हम क्या करते हैं, पंखा चला देते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, तो आपने देखा होगा विंड से भी बहुत जल्दी कपड़े सूखते हैं। तो अगर इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो मैंने कहा कपड़े सुखाने वाला का एग्जाम्पल आपको याद रहा तो आप गारंटी से फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन को इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग।
देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी, पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन ऑफ द एनर्जी लॉस डरिंग एवेपोरेशन। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे अगर आप गर्मियों में आपने जब आप कपड़े पहनते हैं तो उसमें पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा रस जाता है और जो कपड़े होते हैं वो भीग जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब हवा चलती है, जब पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप शर्ट पहन के बैठे हैं मान लीजिए, ठीक है, और जब आप शर्ट पहन के बैठे हैं और आपकी शर्ट गीली हो रखी है, ठीक है, और ऊपर से चला दिया फैन, ठीक है, ऊपर से फैन ऑन कर दिया, और फैन होने के बाद जब फैन जो स्टार्ट होता है तो आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो तेज हो जाता है, क्योंकि विंड स्पीड बढ़ने पर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन जैसे ही बढ़ता है तो आप आसपास की जो या जो अपने अंदर की जो हीट है और जो आसपास की सराउंडिंग हीट है उसको यूज करते हैं, और जब हीट लॉस्ट होगी तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर डाउन होगा तो आपको ठंडा कूल लगता है। ठीक है, और जब आप सराउंडिंग के आसपास भी जो एरिया होता है वो भी कूल हो जाता है, क्योंकि वो भी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है आपके कपड़ों को इवेपोरेट करने में। ठीक है, तो आसपास आपको कूलिंग लगती है। ठीक है, लेटली साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा है, लेकिन अगर आप पिछली एनसीईआरटी की बुक देखें तो उसमें 2 स्टेट और आपकी डिस्कस होती हैं, एक तो प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो अब सिलेबस में आउट है। तो आपको रिवीजन नोट्स कैसे लगे? अगर आपको रिवीजन नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको पूरी 9th और 10th क्लास की सीरीज पूरी रैपिड रिवीजन मिलने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, शबा खैर।